नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आंख दिखाओगे तो मारे जाओगे। जी हां, भारत की सरजमी पर लैंड कर चुका है राफेल। फ्रांस से 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके 5 राफेल विमान अंबाला एयर बेस पर पहुंच गए हैं। यानी 36 में से 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से भारत आ गए हैं। इन 5 राफेल विमानों ने सोमवार को फ्रांसीसी शहर बोर्डो में मैरीनेक एयरबेस से उड़ान भरी थी। बेड़े में 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीट वाले विमान शामिल हैं। अंबाला में राफेल की लैंडिंग के बाद उन्हें वाटर सैल्यूट भी दिया गया। एक अलग तरह का सैल्यूट यहां पर दिया गया। वाटर सैल्यूट दिया जाता है जब कोई विमान हमारे बेड़े में, वायुसेना के बेड़े में शामिल होता है। यह दूसरा मौका है जब बड़े फाइटर विमान को अंबाला एयरबेस पर भारत में सबसे पहले लैंडिंग हुई है। इससे पहले जैगुआर फाइटर प्लेन की अंबाला एयरबेस स्टेशन पर लैंडिंग हुई थी। लगभग 440 साल हो गए हैं जब जैगुआर फाइटर जो है वो हमारे बेड़े में शामिल हुआ था। भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक पल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सैन्य इतिहास का आज ऐतिहासिक पल है। ये नए युग की शुरुआत है, ये क्रांतिकारी बदलाव है। भारत के ही फाइटर पायलट राफेल उड़ाकर देश लेकर आए। राफेल लाने वाले इंडियन एयरफोर्स के जाबाज पायलटों की टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह को मिली थी। उनकी टीम में दक्षिण कश्मीर से एयर कमांडोर हिलाल अहमद राठर, यूपी के बलिया से कमांडोर मनीष सिंह, राजस्थान के जालौर से विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी भी शामिल हैं। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी जानकारियां मैंने आपको दी किस तरीके से राफेल जो है वो भारत में कदम रख चुका है और अब वो तमाम देश जो भारत के दुश्मन माने जाते हैं उन तमाम दुश्मन देशों में खलबली मच गई है और उनके दिल हिल रहे हैं, क्योंकि भारत का एक कहेंगे भारत एक तरीके से काफी मजबूत हो गया है। सबसे ताकतवर, सबसे आधुनिक जो राफेल फाइटर जेट विमान है वो हमारे बेड़े में शामिल हो चुका है। सभी के अंदर बेहद खुशी का माहौल, पूरे भारत पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं इस वक्त। तो ये ताकत राफेल की क्या कुछ है। राफेल में 3 तरह की मिसाइल लग सकती हैं। किस तरह से सक्षम है राफेल दुश्मनों को मार गिराने में। हैमर मिसाइल से लैस होने के बाद राफेल दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ता है। इसी के साथ आपको बता दें कि राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राफेल पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से बेहतर माना जाता है। यानी कि किस तरीके से कितना ताकतवर है राफेल, इसकी बानगी आपको देखने को मिल रही है। किस तरह से कितनी खासियत है ये मैंने आपको बताया। हैमर मिसाइल का इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है और इसी के साथ ये मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगर है और अपनी सरहद में रहकर तमाम दुश्मन देशों पर हम अब हमला करने के लिए तैयार हैं। तो अब से भारत की वायु का पहरेदार होगा राफेल। राफेल में 3 तरह की मिसाइल जो है वो लग सकती है। हैमर मिसाइल से लैस होने के बाद राफेल दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ता है। तमाम ये खासियत, तमाम वो बातें जो एक युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। राफेल की ताकत क्या है ये पूरा विश्व जानता है और तमाम देश जिनके पास राफेल है उनको, उनकी वायुसेना को सबसे ताकतवर माना जाता है और इसमें अब भारत भी शामिल हो चुका है। काफी लंबा समय हमने तय किया है और ये जो लंबा समय तय किया है इसका इंतजार अब खत्म हो चुका है। अब भारत की सरजमी पर जो फाइटर जेट है राफेल उसने लैंड कर लिया है। आपको बता दें कि वाटर सैल्यूट राफेल को दिया गया, राफेल का स्वागत किया गया। पूरे भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन, ये गर्व अभूतपूर्व है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि हमारा देश आज किस तरह ताकतवर हुआ है। इसकी जो तमाम चीजें हैं, बारीकियां हैं, वो मैंने आपको बताई। किस तरह से जो राफेल की ताकत है वो देश को ताकतवर बनाती है, ये मैंने आपको बताया। पाकिस्तान के F-16 और इसी के साथ जो चीन का F-16 और पाकिस्तान का J-20, इनके हमारे राफेल के आगे वो फीके पड़ जाते हैं। तो ये तमाम बारीकियां, ये तमाम जानकारियां राफेल के बारे में, ये मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगर है। अगर ये तस्वीरें आप देखिए, ये आसमान की तस्वीरें जब राफेल के 5 विमान जो है वो लैंड करने जा रहे थे। ऐतिहासिक तस्वीर
जब जब राफेल की बात होगी तब तब इन तस्वीरों को याद किया जाएगा। वाटर सैल्यूट इन्हें दिया गया और बेहद खूबसूरत ये तस्वीर। आज पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। एक अलग ही गर्मजोशी भारत में, भारत के लोगों में है। एक लंबा इंतजार हमने तय किया। आज से भारत की आसमानी सरहद का नया पहरेदार राफेल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 5 राफेल भारत की सरजमीन पर लैंड कर चुके हैं। यह खूबसूरत तस्वीर उस वक्त की जब राफेल भारत की ओर आ रहे थे। सैन्य इतिहास में नए युग की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ सबसे शक्तिशाली, सबसे उन्नत और सबसे आधुनिक फाइटर जेट राफेल। भारतीय वायुसेना के बेड़े में जब से राफेल जुड़ा तब से दुश्मन के जो दुश्मन देश हैं उनके दिल हिल गए हैं, उनमें खलबली का माहौल है। तो पूरे भारत के लिए आज का दिन बेहद खास, ऐतिहासिक दिन। आज पूरे विश्व की नजरें आज भारत पर टिकी हुई हैं। किस तरह से भारत ताकतवर हुआ है राफेल के साथ, ये मैंने आपको बताया। कितनी बड़ी खासियतें हैं राफेल की। आपको बता दूं कि बालाकोट जैसे हमले के लिए परफेक्ट है राफेल। अचानक मिले टारगेट को गिरा सकता है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। स्काल्प करीब 300 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकता है। दुश्मनों को धोखा देने में माहिर है राफेल। तो आप समझ सकते हैं कि दुश्मनों को किस तरह से धोखा देता है। इसके सेंसर ऐसे हैं इस फाइटर जेट के कि जमीन पर जो दुश्मन देश हैं, जो जमीन पर उनकी तकनीक है वो काम नहीं कर पाती है। ऊपर फाइटर जेट होगा भी तो यहां पर पता नहीं चलेगा। तो किस तरह से जो तमाम दुश्मन देश हैं उनको धोखा देने में माहिर है, ये मैंने आपको बताया। ये बेहद खास और बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब जो राफेल है वो भारत की ओर आ रहे थे। और ये लैंडिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला एयरबेस की। इससे पहले आपको बता दें कि 40 साल पहले अंबाला में जैगुआर फाइटर जेट की लैंडिंग हुई थी और उसके बाद ये बेहद खास तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। राफेल जिसका इंतजार भारत को सालों साल से था, लेकिन आज इंतजार खत्म हो चुका है। भारत की सरजमी पर लैंडिंग करता हुआ राफेल। बेहद खास, बेहद खूबसूरत तस्वीर। सबसे शक्तिशाली, सबसे उन्नत और सबसे आधुनिक राफेल अब भारत की आसमानी सरहदों का पहरेदार, नया पहरेदार राफेल। तो आ गया है दुश्मन का काल। राफेल, हिंदुस्तान में राफेल का स्वागत किया गया। किस तरह से स्वागत किया गया? वाटर सैल्यूट उसको दिया गया और ये बेहद खास तरीके का सम्मान होता है जब कोई भी फाइटर जेट बेड़े में शामिल होता है। इससे पहले जैगुआर जब बेड़े में शामिल हुआ था तब भी वाटर सैल्यूट दिया गया था। तो हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक है, मेजर मोहन कुमार डिफेंस एक्सपर्ट और इसी के साथ डॉक्टर डीके पांडे डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ये तमाम लोग जिनसे आज बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से राफेल ने भारत को ताकतवर बनाया। वो तमाम देश, वो तमाम दुश्मन देश जो देख रहे हैं भारत में ये तस्वीरें, कैसे उनके दिल हिल गए हैं, कैसे उनमें खलबली मची हुई है, किस तरह से कितना कारगर साबित होता है राफेल। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और एक अलग ही अनुभूति, अभूतपूर्व गर्व जो महसूस कर रहा है देश इस वक्त, उसकी कल्पना करना, उसको तोलना शायद इस वक्त सही नहीं। सिर्फ वायुसेना को ही नहीं, थल सेना को भी, भारत की पूरी सेना को यहां पर ताकतवर करता हुआ राफेल। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, सिर्फ हवा में नहीं, यहां पर दुश्मन को ढूंढकर निकालकर और जमीन पर भी टारगेट ढूंढकर अचानक वार करता है राफेल। तो किस तरह से राफेल ने भारत को ताकतवर बनाया है, भारत की जो ताकत है उसको दोगुना किया है, ये मैं आपको बता रही हूं।
भारत की भूमि पर लैंड कर चुके हैं 5 फाइटर जेट राफेल। ये खूबसूरत तस्वीर उस वक्त की जब राफेल भारत के लिए निकले थे। एक लंबा इंतजार भारत ने तय किया। आज से भारत की आसमानी सरहद का नया पहरेदार राफेल होगा। तो डॉक्टर डीके पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डीके पांडे, आपसे सबसे पहला सवाल ये कि सिर्फ आप ही नहीं, पूरे भारत के लिए ये गर्व का दिन है और ये जो गर्व है, आज जो गर्व हो रहा है, यह अभूतपूर्व है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये 13-14 साल के बाद महत्वपूर्ण क्षण आए हैं जब हमारे पास हमारे पीढ़ी में और नए जहाज शामिल हो रहे हैं और राफेल जो कि 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है और वर्तमान में हमारे पड़ोसी देशों का जो जहाज है उनसे टक्कर से बढ़कर है। रादर जो चाइना का J-20 है जिसको कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहते हैं, उसमें भी काफी खामियां हैं, उससे भी बेहतर है ये राफेल और इन्होंने अपना मादा सिद्ध किया है जहां भी इसका प्रयोग किया गया है और निश्चित रूप से हमारी मारक क्षमता, हमारे युद्ध कौशल में और इजाफा होगा इसके आने के बाद। बिल्कुल, तो और भी ताकतवर भारत को बनाया है राफेल ने। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर मोहन कुमार भी हमारे साथ हैं। आपके पास आऊंगी। मेजर, क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए भी आज का दिन बेहद खास, क्योंकि भारत की शक्ति को यहाँ पर दोगुना करता हुआ राफेल। मोनिका, ये सब इंटेग्रिटी को, हमारी सॉवरेनिटी को, ये हर आदमी के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि इतने साल बाद अगर हमको थोड़ा समझ आई कि हमको अपने नौसैनिक बेड़े को नया करना है या उसमें कुछ नए इक्विपमेंट लाने, ये बड़ी खुशी की बात है, जो कि ये बहुत दिनों से एक हमारी डिमांड रही है और ये पूरी हो रही है आज डिमांड। ये तो हर आदमी के लिए खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मोनिका मुझे जो इसमें लग रहा है वो ये है कि अभी तक हम रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट थे। एक बार ये बहुत बड़ा शिफ्ट हमारी आउटलुक में हुआ है कि हम यूरोपियन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो डेफिनेटली जो हमारा कॉम्बिनेशन जो बनता है अभी वो सुकोई 30 और राफेल और मिग का जो एक कॉम्बिनेशन है, तो ये मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं किसी के पास अनबीटेबल रेंज हमारे पास आ जाएगी कि हम दुनिया की किसी भी ताकत से टक्कर ले सकते। मोनिका, बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक झा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की अनुभूति आप इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए बच्चा बच्चा इंतजार कर रहा था। राफेल एक लंबा समय हमने तय किया, उसके बाद आज जब भारत की सरजमीन पर उसने लैंडिंग की और वाटर सैल्यूट उसको दिया गया, वो नज़ारा बेहद खास था। देखिए, सारे नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बहुत खास हैं। देशवासियों के लिए गर्व की बात है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं होना चाहिए कि राफेल आया है, हमारी सेना की ताकत बढ़ गई है। लेकिन इसके पीछे जो इवेंट चला दिया है कि देश में सिर्फ राफेल, हमारी सेना पहले से मजबूत थे आज और उसकी ताकत में इजाफा, लेकिन इतना बड़ा इवेंट नहीं होना चाहिए था। इसमें कई सवाल उठते हैं क्योंकि हम दिखा रहे हैं, दिन भर से सुन रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि राफेल आ गया और हमारी सेना के पावर ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसके पीछे कई सवाल होते हैं। 126 की बात हुई थी, 126 राफेल खरीदने की। क्या कारण है कि मोदी जी ने 36 राफेल पे हाथ जोड़ लिए? क्यों नहीं खरीदे 126 राफेल? तो एक कई सारे सवाल हैं। एक राफेल की कीमत डबल कैसे हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इवेंट्स के पीछे इसके कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हम लोगों को। तो देश की जनता को ये भी जानने का हक है कि वाकई में इतना जो कमाल हो रहा है सिर्फ टीवी पे, न्यूज़ पे देखने के लिए है या कि अंदरूनी खाने कोई और बात है। प्राइवेट कंपनी को आप किस तरह से ठेके दे देते हैं बनाने के लिए। HAL का हिंदुस्तान की बात करते हैं आप, मेड इन इंडिया की बात करते हैं और HAL से छीन के आप प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं कई। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ इस इवेंट का, इस मुद्दे का इस समय स्वागत करना चाहिए। राफेल हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आया, हमें गर्व है, लेकिन 126 राफेल की बात हुई थी,
सिर्फ और सिर्फ 36 राफेल में हम क्यों रुक गए, हमें ये भी पूछना चाहिए सरकार से, और इन डिफेंस एक्सपर्ट से भी हमें जानना चाहिए। बिल्कुल। देखिए दीपक, क्योंकि आज ये मुद्दा जो है ये इस पर राजनीति करना, क्योंकि मैं सही इसलिए नहीं समझ रही हूँ क्योंकि आज का दिन बेहद खास इसलिए हो गया है क्योंकि जो देश की ताकत है वो दोगुनी हो गई है और हमारे साथ एक्सपर्ट भी, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ। मुनिका जी, देखिए क्या होता है कि हर दिन खास होता है हमारे लिए। हमारी सेना की ताकत, हमारी सेना के वीर जवानों का जो शौर्य है उसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। हमारी सेना के पास 126 विमान होते हैं, 126 राफेल फाइटर होते हैं। 126 में से सिर्फ और सिर्फ आप पीनट्स की तरह 36 राफेल की बात कर रहे हैं, वो भी 2022 तक आ जाएंगे। वो समय सीमा कंपनी डिसाइड करती है, कोई बात नहीं, लेकिन 126 तो खुशी तो हमें मनाना है। हमें इतना खुश होना चाहिए था, लेकिन हमें इतने में सिमट गए, तो हमारी खुशियों को समेट दिया है। बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, कहने में बहुत अच्छी लगती हैं कि राफेल आ तो गए हैं। हमारी सेना का ताकत और मनोबल, आज दुनिया में हम बहुत आगे हो सकते थे अगर हमारे पास पूरे के पूरे राफेल आते, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ी बहुत खुशियाँ बनती हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार हर एक मुद्दे को एक होली और दिवाली की तरह, प्रोपोगेंडा की तरह प्रमोट करती है कि देखो, जनता को वास्तविक मुद्दों से भटका कर आपको राफेल, तो कभी राम मंदिर, तो कभी चाइना बॉर्डर पे जाके, तो इस तरह की जो चीज़ें करते रहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो स्वागत योग्य है। जनता सब जानती है क्या इनके कदम होने चाहिए और क्या इनको करना चाहिए, उससे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो सच्चाई और हकीकत से परे एक स्वप्निल दुनिया को आप तैयार कर रहे हैं, सपनों की दुनिया तैयार कर रहे हैं। उस स्वप्न में आप दीवार स्वप्न दिखाते रहिए कि देखिए हम चाइना को टक्कर देंगे, हम पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर देंगे, हम नेपाल जब आपको आंख दिखा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कभी एक बार चाइना का नाम नहीं लेते हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है, किस रणनीति के तहत क्या करते हैं। तो जनता तो जानना चाहती है, क्योंकि हमने इनको वोट दिया है, सरकार बनवाई है, तो सिर्फ टीवी, न्यूज़पेपर और तथाकथित चीज़ों के माध्यम से ही बातें ना हो, वास्तविकता का भी लोगों को पता चलना चाहिए। तो वास्तविकता से कोसों दूर रख के आपने एक माहौल, सपनों की दुनिया बना रखी है, जहां पर इस तरह की बातें की जा रही हैं, और दूसरा कोई बात नहीं है इसकी। देखिए दीपक जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि राफेल के आने से बहुत खास और बहुत ताकतवर हमारी सेना हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तमाम देश जिनके पास राफेल है उनको शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, उनकी वायुसेना को शक्तिशाली वायुसेना में गिना जाता है। तो इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, ये सच्चाई है। देखिए, जो भदौरिया जी थे पहले, इससे पहले एयर चीफ थे, उन्होंने बोला था कि 36 जो राफेल आ रहे हैं उनको मैं कोट रहा हूँ, बोले अच्छी बात है, हमारी सेना की ताकत बढ़ेगी, लेकिन हमारी सेना को अभी सैकड़ों विमान की ज़रूरत है, सैकड़ों फाइटर प्लेन की ज़रूरत है। और इसी तरीके से इसका मतलब उनका सीधा सीधा कहना था कि जो ये आ रहा है राफेल, हमें कम से कम 100 राफेल और चाहिए। तो जो 36 राफेल की बात है, वही मैंने फिर कहा 126। तो मोदी जी और हमारे जो डिफेंस के लोग हैं, इन्होंने 36 पे क्यों सौदा किया, मेरे को ये जानना है। इसका सवाल शायद भाजपा के लोग और सरकार के लोग नहीं देंगे। आप लोगों ने भी बीच में कई सवाल उठाए थे, पत्रकारों ने, लेकिन किसी को सवाल का जवाब नहीं मिला। तो सेना के लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि भाई हमारे को इतने से कुछ काम नहीं होने वाला है, हमें 126 चाहिए थे और आपने सिर्फ इतना पीनट्स की तरह लाके दे दिए 36, और उस पर आप इस तरह से ढोल बाजे बजा रहे हैं कि जैसे मानो कि दुनिया से सबसे ज़्यादा ताकतवर आज आपने अपनी सेना बना दी। हमें अपनी सेना की ताकत पे कोई संदेह नहीं, हमारी सेना, लेकिन आप उनका साजो सामान, उनका उपकरण, उनके खाने पीने की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें दुनिया में जब नंबर 1 होंगे तब हमारी सेना नंबर 1 होगी। तो हमें इन बेसिक चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा। दीपक जी, एक भारतवासी होने के नाते ये तो कह ही सकते हैं कि एक ना एक दिन तो ज़रूर भारत जो है दुनिया के उन देशों में होगा, खड़ा होगा जो सबसे ताकतवर है, और क्योंकि इसकी तैयारी हो रही है, धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होती है। देखिए, भारतवासी होने के नाते मैं तो एक गर्व की बात है कि हमारी सेना का एक जवान 100 को मारने की ताकत रखता है। मैं भी बोलता हूं कि हम एक के बदले 100 को मारेंगे और हमारी इतनी ताकत है, ये सब बोलने की बात है, लेकिन और आपको वास्तविकता को भी समझना पड़ेगा। स्वप्न में
दीवार स्वप्न देख के आप युद्ध नहीं कर सकते। मनोबल होना, ऊंचा होना अच्छी बात है, आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, सेना का समर्थन करना, सेना के सहयोग में सम्मान में खड़े रहना, सेना के लिए हम तो उपवास करने के लिए भी तैयार है। हमारे देशवासी सेना के लिए उपवास भी कर सकता है, सेना के सम्मान के लिए कुछ फूल बिछाते हैं हमारे लोग जब जाते हैं। तो बात सेना का है ही नहीं, बात सरकार की नीयत और सरकार की मंशा पे होती है कि सरकार किस तरह के सेना के शौर्य के, सेना के पराक्रम के पीछे छिपकर अपनी वाहवाही लूटती है। बात इस बात की होती है। हमारे यहाँ डिफेंस के एक्सपर्ट जो पांडे जी हैं, मोहन कुमार जी हैं, सब सेना के लोग हैं, इनका पूरा देश सम्मान करता है जिस रास्ते से जाएंगे। लेकिन सवाल उस राजनीतिक सत्ता के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, मेरा उनसे होता है कि आप इनके मनोबल को कम मत करिए, इनके शौर्य के, इनके ताकत को बढ़ाने वाली चीज़ों को आप वो करिए। इसीलिए 126 फाइटर प्लेन आते तो शायद आज यहाँ मैं खुश होता और भारत माता भी खुश होती है हमारी, और सेना के लोग भी खुश हो रहे होते। इस मुद्दे पर दीपक, इस मुद्दे पर जरूर अलग से एक डिबेट जरूर करेंगे, लेकिन आज क्योंकि हम खुशी मना रहे हैं, जो राफेल है वो हमारे बेड़े में शामिल हो चुका है, तो अब मैं डॉक्टर डीके पांडे जी के पास जाऊंगी। डीके पांडे, कहेंगे एक तरीके से सपना था, राफेल का दीदार करना सपने जैसा था, आज वो सपना कहेंगे साकार हो गया? निश्चित रूप से, और मैंने जैसा कि आपको पहले भी उल्लेख किया कि 1986-87 के बाद लगभग 13-14 साल के बाद कुछ भारत की वायुवर्ती वायुसेना में नए बेड़े का समावेश हुआ है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन देखिए, जो लड़ाई चैनल्स पर हो रही है वो कागजों पर हो रही है। ये ट्विन सीटर है, सिंगल सीटर है, इंजन इतना है, इसमें इतनी मिसाइलें होंगी, इसमें इतनी मिसाइलें चलेंगी, ये भेद दिया जाएगा, ये होगा, और स्टेल्थ है। ये सब बातें अलग हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि युद्ध कौशल, द मैन बिहाइंड मशीन। आपके जो वायु योद्धा है उनका प्रशिक्षण कैसा हुआ है, उनको कैसे उनको बताया गया है कि आप पर्टिकुलर टैक्टिक्स कैसे यूज करेंगे। और भारत हमारा ऐसा देश है जहां पर कि विभिन्न तरह की वातावरण है। आप लद्दाख में जाते हैं तो सब जीरो टेम्परेचर है, राजस्थान में जाते हैं तो 45 डिग्री से 50 डिग्री बीच में तापमान रहता है, और नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो बारिश होती है, अंडमान निकोबार में जाते हैं तो पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि वहां पर जहाज खड़ा होना मुश्किल होता है। जब ऐसे बहुआयामी देश में आप रहना चाहते हैं तो एक ऐसा जहाज की आवश्यकता होती है जो आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करे, और राफेल जो है ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। ओमनी एयरक्राफ्ट रोल का मतलब ये होता है कि इससे हम जो जगुआर काम करता है वो भी कर सकते हैं, जो Su-30 काम करता है वो भी कर सकते हैं, जो मिराज काम करता है वो भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको और रिफाइंड वे में बोलूं तो आप इससे एरियल रैकिंग कर सकते हैं, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कर सकते हैं, न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम 10 घंटे की एरियल रैकिंग का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये डेटा महत्वपूर्ण होता है किसी भी मिशन के बाद पोस्ट मिशन एनालिसिस के लिए, कि हमने क्या किया, इसमें हमें क्या सबक सीखना चाहिए, और आगे हम इस ऐसे मिशन को और कैसे सहज बना सकते हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए जहाज जितना भी आधुनिक हो उतना अच्छा है, और समय के साथ हमें आगे बढ़ना है, ये भी बहुत आवश्यक था। बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था और वो अब लगता है कि समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो 2 जुलाई को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो डिसीजन लिए थे कि 83 तेजस और 36 राफेल, ये लगभग हो जाते हैं लगभग 8-8.5 स्क्वाड्रन। अभी वर्तमान में हमारे पास क्षमता है 30 स्क्वाड्रन की, हमारी आवश्यकता है 42 स्क्वाड्रन की। तो ये अगर ये 9 स्क्वाड्रन के आसपास और शामिल होते हैं तो लगभग हम 39 स्क्वाड्रन के आसपास पहुंच जाएंगे, जो कि काफी करीब है। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें सभी भारतीय नागरिकों के लिए, जो तेजस मार्क 2 आ रहा है वो लगभग राफेल जहाज के समान ही प्रदर्शन कर सकता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं एक निश्चित प्लान वे में, और हमारे फौज में कहावत है कि वी नेवर प्लान टू फेल बट एट टाइम्स वी फेल टू प्लान। बिल्कुल, हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह बढ़ते रहेंगे। मेजर मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर मोहन, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से दीपक झा बोल रहे थे कि ये कहेंगे वास्तविकता नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने कहा, कि इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरा देश खुशी मना रहा है, इस पर अब दीपक झा की बात आपने भी पूरी तरीके से सुनी, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं दीपक झा जी की बात से इनके सेंटिमेंट समझ सकता हूँ,
और हर एक भारतीय चाहेगा कि हमारी जो है एयरफोर्स जितना ज़्यादा मजबूत हो उतना ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये एक नया प्रोसेस है। आज ये हमने शुरुआत की है और हम इस शुरुआत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कोई इब्तिदा है और ये इसका एंड नहीं है। ये अभी चीजें बहुत आगे जानी है, हमें बहुत मॉडर्नाइजेशन करना है, अपने सैन्य बेड़े का आधुनिकीकरण के लिए हमको बहुत आगे काम करना है। तो मोनिका जी उनकी बात सही है, उनका सेंटिमेंट जहां तक मैं कहता हूँ वो भी सही है, लेकिन ये हम जो कर रहे हैं वो एक शुरुआत है, जो कि शायद जैसा कि पांडे जी ने बोला कि बहुत दिनों से एक रिक्वायरमेंट थी, इस तरह की आवश्यकता थी कि इस तरह का कुछ हो, कि पिछले 20-25 साल से तकरीबन कुछ नया बेड़े को नहीं मिला, एयरफोर्स को कुछ नया नहीं मिला। आज एक नई शुरुआत है, एक नई चीज मिल रही है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमको यूरोपियन एज वेल एज अमेरिकन टेक्नोलॉजी हमको मिल रही है। देखिए हम F-16 की बात करते हैं कि चाहे पाकिस्तान के पास F-16 है या चाइना के पास J-20 है। हम जो भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के पास एक नया एयरक्राफ्ट आ रहा है JF-17। पाकिस्तान के अराउंड 75 JF-17 उन्होंने अब तक एक्वायर कर लिए हैं, और इस J-17 को J-20 की टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी से इसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन चाइना के कॉम्बिनेशन से पाकिस्तान के पास आ रहा है। J-20 जो है वो ऑलरेडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, और J-5 को भी वो 4.5 के आसपास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हमको अगर हम पीछे रह गए तो शायद हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। लेकिन खुशी की बात यह कि राफेल के आने से एक हमको यूरोपियन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज मिला है, और दूसरा एक S-400 मिसाइल जो हम लेके आए हैं रशिया से। तो ये S-400 मिसाइल और राफेल का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है अभी, ये एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है, और शायद ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान या चाइना इसको काउंटर कर पाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि शायद पॉसिबल नहीं है उनके लिए। हालांकि हमारे पास अराउंड 2000 के अराउंड एयरक्राफ्ट होते हैं एट ए टाइम, और मेरे ख्याल से हमको हमेशा 200 के लगभग एयरक्राफ्ट एड ऑन होते रहने चाहिए हमारे पास एट ए टाइम, कि हमको 200 एयरक्राफ्ट की नए टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत होती है। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है, और अगर हम इसको आज अप्रिशिएट नहीं करेंगे छोटी शुरुआत, तो हम शायद आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि पांडे जी ने अभी बोला, मैन बिहाइंड द मशीन। अभी हमने एक टेक्नोलॉजी लाए हैं, रशियन टेक्नोलॉजी के बाद हम यूरोपियन टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, और हो सकता है कि दिस इज नॉट द एंड, कि अगर हम इस एयरक्राफ्ट को अच्छी तरह मास्टर कर सकते हैं और हम अपने पायलट्स को अच्छा ट्रेनिंग कर सकते हैं, और हम चूंकि ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, चूंकि अगर हम इसको चाहते हैं, अगर हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से हम इसमें बहुत आगे और एयरक्राफ्ट भी खरीद सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। हम चाहते हैं कि 5th जनरेशन इसका किसी भी टाइम आ सकता है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रही हो कि भी 4 पॉइंट एयरक्राफ्ट ठीक है, एज ऑफ नाउ रिक्वायरमेंट अच्छा है, लेकिन जैसे आगे टाइम गुजरेगा, अगले 3 साल बाद, 4 साल बाद हो सकता है हमको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिले, और हम राफेल को अगर यूज कर लेते हैं, इस टेक्नोलॉजी को अपने में इम्बाइब कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा। मोनिका, काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा। अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय, आज भारत की सरजमी पर लैंडिंग कर चुके हैं 5 राफेल, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पूरे भारत के लिए ये अभूतपूर्व गर्व की भावना आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ, और खुशी होनी भी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल जो है इसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा का मसला है। जब देश की सुरक्षा का मसला होता है तो हर भारतीय को गर्व होगा
कि हमारे सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐसा लड़ाकू विमान हमारे बेड़े में शामिल हुआ है जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। क्योंकि हम हिंदुस्तान जो है चाइना, नेपाल और पाकिस्तान के साथ में सीमा विवाद को लेकर उलझा हुआ है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान और चाइना को लेकर उलझा हुआ है। अभी हमने गलवान घाटी का भी विवाद देखा है और ये काफी सालों से चला आ रहा है। चाइना और पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ते ही रहते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर, किसी न किसी वजह को लेकर। पर ऐसे में अगर हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की कदम उठाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम पिछली सरकारों की बात करें तो यूपी सरकार की बात करें, वहां पर सिर्फ लड़ाकू विमानों को की खरीद फरोख्त को लेकर या हथियारों को लेकर सिर्फ निगोशिएशन ही सबसे ज्यादा चला है। निगोशिएशन की वजह से हम इस तरह के लड़ाकू विमान नहीं खरीद पाए और उसके बाद जो राफेल को लेकर जो एक विवाद खड़ा किया गया तो उसको देखकर बड़ी हैरानी होती है और हंसी आती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ यही सोचती रही कि इसका फायदा हमें मिले, कि भाई यदि हमारे शासनकाल में ये आएगा तो इसका क्रेडिट हमें मिलेगा और इस दूसरे की सरकार में जाएगा तो उसका क्रेडिट उसको मिलेगा। और हर क्रेडिट को जो है चुनाव से जोड़ के देख लिया जाता है कि भाई इनको वोट मिल जाएंगे। भाई जो काम करेगा उसको वोट मिलेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कुछ कर रही है तो उसको फायदा मिलेगा। तो अभी मैं बहुत सारे लोगों को सुन रहा हूँ, कोई कह रहा है कि सब डील में गड़बड़ हो गई, इसमें ये हो गया तो वो हो गया, इतने आने थे ये नहीं आने थे। अब किसी को इंटरनल जो डील है वो नहीं पता है, सिर्फ सबने सिर्फ सुना है और सभी के अपने अपने विचार है, अपने अपने मत है, उसके बिहार पर राय कायम करके उसको एक मैसेज स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के मैसेज स्प्रेड ना करें यदि आपको रक्षा के मामले में जानकारी ना हो, यदि आप रक्षा सौदे कैसे होते हैं उसकी जानकारी ना हो, आप जो है कहीं इस तरह की छोटी मोटी बातों को सुनकर जो है उसका अपनी राय व्यक्त करते हैं और एक गलत मैसेज जाता है। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। खुशी की बात यह है कि राफेल हिंदुस्तान आ गया है और हिंदुस्तान की सेना में जोश है और एक ऊर्जा है और उनको लगता है कि यस वो लड़ सकते हैं। अभी याद होगा आपको सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर किस तरीके से हमने पुराने वर्जन के एयरक्राफ्ट पे जो घुस के मारा था और वो जो अभिनव पकड़े गए थे। अब तो जो है राफेल मिला है, राफेल मिलेगा तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। और हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो हिंदुस्तान ही सुरक्षित रहेगा। तो ये तो हिंदुस्तान के लिए गर्व करने की बात है। आज 5 आए, आने वाले समय और भी आएंगे जो है, तो ये अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। मैं बधाई देता हूँ मौजूदा सरकार को कि उन्होंने जो है कि साहसिक फैसला लिया और सभी विरोधों को एक तरफ करते हुए, किसी की न सुनते हुए और किसी भी चीजों में न फंसते हुए राफेल को हिंदुस्तान लेकर आ गए। बिल्कुल अजय जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है वो भी जुड़े हुए लगातार हमारे साथ दीपक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको इस पर आपत्ति है। उनका ये कहना है कि सिर्फ 5 फाइटर जेट ही क्यों आए, 36 को ही क्यों आना है, इससे पहले बहुत सारे फाइटर जेट आने थे। तो क्योंकि आपका कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके भी काफी बड़े सवाल हैं यहाँ पर। देखिए आने तो 36 हैं या 32 हैं, 40 हैं या 126 हैं। यदि अभी मैंने ये कहा कि शुरुआत हुई है, 5 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान पहुंचे हैं और जितने आने होंगे सब आ जाएंगे। जरूरी है कि हम एक बार में सारे ले आए? आएंगे, पेशेंस रखिए। क्या जब मौजूदा सरकार या कोई भी सरकार हो, क्या वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज को या अपने डिफेंस की पॉलिसीज को ओपन कर देगी? हम करने क्या जा रहे हैं, जिससे कि मीडिया में बातें खुल के सामने आ जाएं और बाकी के जो दुश्मन मुल्क हैं वो अलर्ट हो जाएं कि उन्हें किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। तो इस तरह के विवाद करने का ये उचित समय नहीं है। आप जो है किसी और समय इस तरह की बातें करें और बहुत लंबे समय से इस तरह की बातें चलती आ रही हैं। मैं तो उसको उचित नहीं समझता हूँ। आप जो है बायस जो के बात ना करें, न्यूट्रल वे में देखें। एक आम हिंदुस्तानी के लिए कितनी गर्व की बात है कि वो उसको भी भरोसा होगा सरकार के ऊपर, जो सरकार वादा करती है, जिसके लिए वोट देता है कि आप मेरी सुरक्षा करेंगे, मेरे राज्य की सुरक्षा करेंगे, मेरे देश की सुरक्षा करेंगे, जिससे कि मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकूं। उसके लिए यदि ऐसी मौजूदा सरकार ऐसा स्टेप उठा रही है, राफेल लेकर आ रही है, तो उसमें उसके अंदर विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई कि सब हम किसी घर में फंक्शन में गए, वहां जाकर देखा, अरे यार शाही दाल मछली में नमक कम था यार, अरे यार वो 4 पुड़ियों उसने कम भेजी। अरे ये कोई तरीका थोड़ी इस तरह की बातें करने का। बिल्कुल अजय जी, इस पर दीपक झा की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दीपक जी क्या कहेंगे? देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, विचार व्यक्त करने के लिए अजय जी हैं वो स्वतंत्र, उसमें मेरी उनसे कोई सहमति असहमति की बात नहीं है। लेकिन बेसिक सवालों से आप करनी नहीं काट सकते। खुश है सब, पूरा देश खुश है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सेना के जवानों का मनोबल ऊंचा है। इसमें
सवाल लेकिन बनते हैं। अगर आप सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ सरकार के नहीं तो सवाल पूछने का सुन भी लीजिए, नहीं, सवाल मैं सवाल आपको होने चाहिए। मैं आपके सवालों का स्वागत करता हूँ। मैं आपको लेकिन टोक सवाल नहीं सही रहा था, समय अब पर आप सुन लीजिए अजय जी, सुन लीजिए। मैंने आपको बीच में नहीं रोका, इतना बीच में बोला, तो कृपया आप सुनिए। बात ये होती है कि आज इस देश में आप जब कुछ बात करते हैं तो कहते हैं इसमें भैया पॉलिटिक्स मत लाइए, इसमें राजनीति मत लाइए। आप सेना को राजनीति में ले आते हैं। मेरे सरकार से सवाल है, सरकार के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सेना के पीठ पीछे आप जाके राजनीति करते हैं, आप हर एक मुद्दे को राजनीति में घसीट लाते हैं। मन की बात करते हैं आप तो पूरे देश, पूरे उन मुद्दों को उठा लेते हैं। तो मैं उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है, जो जनता को जानने का हक है, जिस जनता ने सरकार को वोट दिया है, जिस जनता ने अपने टैक्स से पैसे देती है सरकार को, तो उसका हक तो बनता है ना। मालिक सरकार नहीं है। मोदी जी खुद कहते हैं मैं तो चौकीदार हूँ। तो चौकीदार को ये जवाबदेही बनती है कि जनता को वास्तविकता से बताएं, और एक कह के कि जनता, देश के राजनीतिक, देश की सुरक्षा मामलों पर हम बहस नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जनता को जानने का पूरा हक है। जब आप पीठ ठोक के बोलते हैं 36 इंच का सीना या 56 इंच का सीना, बोलते हैं कि देखिए हमारी सेना मजबूत हो गई है, सेना की वाहवाही करते हैं कि हमारे पास कितने सुखोई हैं, कितने मिग हैं, कितने राफेल हैं, तो दुनिया को पता है कि आपकी सेना के पास कितनी ताकत है। तो फिर इसको सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ के ना देखा जाए, इसको सिर्फ देश के लोगों को बताया जाए। दीपक जी, जैसे कि अजय शर्मा का भी यही कह रहा था कि आपके सवाल, अजय जी एक मिनट, आपके सवाल जायज हैं, लेकिन ये समय सवाल करने के लिए ठीक नहीं है। आप सवाल कीजिएगा, और लेकिन ये जो आज का दिन है ये सेलिब्रेट करने का है, उनका भी यही कहना है। नहीं, सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं है। देखिए, सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं है। आपका बच्चा जो होता है किसी के घर का, वो 5 नंबर ले आए या 50% ले आए, 91% ले आए, बच्चा तो बच्चा ही रहेगा। सवाल जो है न्यूट्रल हो तो अच्छे लगते हैं। अभी आपने मन की बात के बारे में कहा कि मन की बात में सर की बात करते हैं, या जो लोग या यूं कहते हैं प्रधानमंत्री, आज क्योंकि राफेल की बात हो रही है तो मन की बात या फिर किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। औचित्य नहीं है सर, ये तरहीन और अर्थहीन बात समझ में आती है मुझे। अगर आप ऐसा भी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सुरक्षा के मसलों को बोलते हैं या राफेल पे बोलते हैं, तो देश के निवासियों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, देखो भैया तुमने मुझे वोट दिया था, जिस भरोसे के साथ वोट दिया था उस वोट की कीमत मैं अदा कर रहा हूँ और आपको सुरक्षित कर रहा हूँ, और इस तरह के स्टेप उठा रहा हूँ मैं आपके लिए। तो उस स्टेप के नाम राजनीति क्यों देख रहे हैं आप कि मन की बात में आप ले जाते हैं? मन की बात है, ठीक है, कह रहे हैं, यदि वो किसी भी मंच से कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी मंच से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री की जो पहली प्राथमिकता होती है देश को सुरक्षा प्रदान करना, उसके बाद जो है अर्थ की दिशा में आगे लेके चलना, जिसमें वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, दूसरी बिजनेस पॉलिसी की बात करते हैं। तो ऐसे में आप यदि सुरक्षा के मसले में सवाल उठाते हैं कि आप इसको वोट मांगेंगे, अरे वोट तो चीजें दिया ना जनता ने, क्या आप हमारे लिए काम करेंगे? कर तो रहे काम, चाहे आर्थिक मसले हो, चाहे सुरक्षा के मसले हो, या सामाजिक मसले हो, तो हर मसले पे आगे आ रहे हैं, कर रहे हैं काम। आप उसको, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश के अंदर सरकार बनाने के लिए वोट तो दिया ही जाएगा, और वोट देने के लिए इस तरह की बातें उठेंगे भाई हमने अच्छा काम किया हमें वोट दो, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें गलत बता दीजिए, गलत ये है साहब। बिल्कुल, आपसे प्रतिक्रिया लूंगी दीपक जी, लेकिन उससे पहले मैं मेजर मोहन के पास जाना चाहूंगी। मेजर जी, ये तमाम सवाल, ये तमाम जो जवाब आ रहे हैं, इससे परे होकर अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि काफ़ी विशेषताएं हैं राफेल की, तो ऐसे में जो एक नया शब्द लोगों ने सुना है वो है वाटर सैल्यूट। वो क्या होता है और किस तरह से सैल्यूट दिया जाता है, किस तरह का सम्मान होता है फाइटर जेट के लिए, आपसे जानना चाहूंगी। जब भी कोई एयरक्राफ्ट नया उसको स्वागत करने का एक तरीका है कि किसी एयरक्राफ्ट को फूलों से या उससे आप उसका स्वागत नहीं कर सकते। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मोनिका? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज को। बिल्कुल, अब मैं डॉक्टर पांडे जी के पास जाऊंगी। डीके जी, जिस तरह से जब एक परिवार में, एक घर में जब नई गाड़ी आती है तो परिवार वालों में एक नई एक्साइटमेंट होती है, क्या ये वही एक्साइटमेंट है जो आप सब इस वक्त महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट है, इस मामले में ज़्यादा जानकारी आप रखते हैं, तो आपको जो एक्साइटमेंट होगी उसकी शायद मैं कल्पना ना कर सकूं। निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं कि भावनाएं लगभग वैसी ही होती हैं, लेकिन हमारे पास जब गाड़ी होती है तो कोई भी कहता है कि मैं एक बार टेस्ट ड्राइव कर लूं, या मित्र कोई कहता है कि मैं टेस्ट ड्राइव कर लूं, या कोई रिश्तेदार कहता है टेस्ट ड्राइव कर लूं, और हम कहते हैं चाबी से हाँ व्हाई नॉट, बिल्कुल जरूर करिए।
लेकिन इस मामले में थोड़ा सा मुख्तलिफ अप्रोच है। जहाज जो है ये आया है, अभी लैंड किया है और अक्टूबर 2019 से इसकी ट्रेनिंग हो रही थी पायलट्स की और टेक्निकल टीम की फ्रांस में। वो लोग लौटे हैं और लगभग 1 घंटा हो रहा है उनको लैंड किए, तो अभी 1-2 घंटा और लगेगा जब वो अपने परिवार से जाके मिल सकेंगे। और उसके पहले काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं। जहाँ तक वाटर कैनन वाली बात जो आपने जिज्ञासा दिखाई, ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई नहा धो के हम स्वागत कर रहे हैं आपका और स्वच्छ होके, एक तरह से वो भावना वही है। ये इंग्लिश कल्चर का एक हिस्सा है कि कोई भी जहाज आता था तो उसको साफ सुथरा करके, क्योंकि जब जहाज आ रहा है थोड़ा गंदा सा दिखता है और आप जब स्वागत कर रहे हैं किसी का तो आप मिलने आते हैं स्वागत में तो आप सज धज के जाते हैं। तो एक पीछे जुड़ी हुई भावना ये है। और दूसरा इसके पीछे भावना है कि हम आपका स्वागत करते हैं हर दृष्टि से और आइए आप हमारे साथ जुड़िए। बिल्कुल, तो ये क्योंकि एक नया शब्द था और लोगों में जिज्ञासा थी इसको जानने की, आपने बहुत सही तरीके से और विस्तार से इसको समझाया कि क्या इसके मायने हैं। मेजर मोहन, आपके पास आऊंगी क्योंकि काफ़ी इसमें तकनीक है, एक आधुनिक फाइटर जेट है ये राफेल, तो ऐसे में हर कोई इसको नहीं चला सकता है। एक स्पेशल कह सकते हैं कि ट्रेनिंग और तकनीक को समझना बेहद ज़रूरी है। किस तरह से इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए मोनिका, ये जो राफेल एयरक्राफ्ट है इसका स्पीड इतना ज़्यादा है कि ये आवाज़ से लगभग 2 गुना तेज चल सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसको चलाने के लिए आपको किस तरह का कितना आपको अलर्ट होना जरूरी है। और एक सबसे बड़ी एडवांटेज जो है इस एयरक्राफ्ट का यही है कि जो ये बहुत दूर से अपने टारगेट को एंगेज कर सकता है। तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर के बीच में भी अपने टारगेट को दूर से एंगेज कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। जो चीजें आपको दिखाई भी नहीं दे रही हैं, जो टारगेट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं अपनी आंख से, उसको भी आप एंगेज करते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है जो आजकल की आप समझ सकते हैं, जैसे कि मॉडर्न कार के अंदर अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आपको चारों तरफ का कैमरा से आपको नजर जानते जैसे दिखाई दे। इसी तरह ये एयरक्राफ्ट जो है इसके अंदर इस तरह का एक स्क्रीन, इस तरह के विजुअल्स है इसके अंदर, ये अपने टारगेट को बहुत दूर से एंगेज कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट दुश्मन को नजर भी नहीं आएगा और दुश्मन का टारगेट उसमें एंगेज हो जाएगा। तो ये जो कैपेबिलिटी इसकी है, इसके लिए आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी खासियत जो इसमें समझ में आ रही है वो ये है कि अब तक चीन और पाकिस्तान या कोई भी देश ये मालूम करने में सक्षम नहीं है कि जो राफेल है वो उस देश के आसपास है या उस पर हमला करने वाला है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात को बहुत अच्छी तरह समाप्त किया है। एक तो ये हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से राफेल को बनाया गया है, जिसको हम 4.5 जनरेशन बोल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इसमें हमने जो अपनी स्पेसिफिकेशन, इंडियंस की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने इनको दिया है, और तो उसकी हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये एक एयरक्राफ्ट बनाया गया। जो मतलब जो ज़रूरतें हमें महसूस हुई कि हमारे एक युद्धक विमान में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, होनी ज़रूरी है, वो चीज़ें फ्रांस ने हमारे लिए स्पेशली डिज़ाइन करके वो चीज़ें इसमें डाली। और वो चीज़ का जो ये एक आप सीक्रेट कह सकते हैं, हमारे सीक्रेट है कि इसकी कैपेबिलिटी के बारे में दुश्मन के को कुछ भी आइडिया है। क्योंकि दुश्मन को जो आइडिया रहता है वो नेट पे जो है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है या उससे वो एक आइडिया लगाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी स्पेसिफिकेशन से कोई चीज़ बनाते हैं तो दुश्मन को उसकी कैपेबिलिटी के बारे में या उसकी ताकत, जहाज की ताकत के बारे में कोई आइडिया नहीं रहता। बिल्कुल। डीके पांडे जी, आपके पास आऊंगी। यानी कि अब दुश्मन देश पर हमला करने के लिए सरहद को पार नहीं करना पड़ेगा, सरहद में रहते हुए उस पर हम हमला कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, अभी हाल ही में हमारा जो फेस ऑफ हुआ है चाइना के साथ, उसमें वो जो क्षेत्र है वो माउंटेनियन रेंज है, वहाँ पहाड़ियां हैं और हर एक जहाज पहाड़ियों के ऊपर या जल सीमा के पर जो उसका व्यवहार होता है थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आता है। और हमने एक मिसाइल का ऑर्डर दिया है, हैमर मिसाइल का आपने जिक्र सुना होगा। ये हैमर मिसाइल का फुल फॉर्म है हाईली एजाइल एंड मैनेवरेबल म्यूनिशन विद एक्सटेंडेड रेंज। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और 60 से 70 किलोमीटर इसकी रेंज है और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक प्रिसीजन अप्रोच है। ये बहुत ही, अगर आपने टारगेट इसके ऊपर इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने इसका फीड कर दिया तो ये सही जाके सही जगह पर ही मार कर पाएगी। जैसा कि आपने बालाकोट पे देखा कि हमने जो स्पाइस यूज किए थे और वो एक होल कर दिया गया था, उसके अंदर से वो जो सारा डिस्ट्रॉय किया गया था टारगेट को, और कोलेटरल डैमेज वो वेरी लिमिटेड, जो आसपास की जो क्षति थी बहुत कम हुई थी। तो वो ये हैमर मिसाइल आने के बाद वो मजबूती मिलेगी। दूसरी बात कि जब हम कॉम्बैट की बात करते हैं, जो मेरा अनुभव रहा है, एक कॉम्बैट में जहाज की जो स्पीड होती है वो 250 मीटर प्रति सेकंड से लेकर 300 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी एक सेकंड में आपने बोला एक, और वो जहाज 250-300 किलोमीटर चला गया आगे। जब ऐसे वातावरण में आप हैंडल कर रहे होते हैं तो आपको मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से पूर्णतः स्वस्थ होना पड़ता है, सुदृढ़ होना पड़ता है, क्योंकि इतना तेजी से ये सब आयाम बदलते हैं कि आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो जो कस्टमाइजेशन का उल्लेख अभी मेजर साहब ने किया, वो कस्टमाइजेशन हमारे कंट्री के हिसाब से, जैसे हमारा ये देश बहुआयामी देश है, हम लेह में जाते हैं तो वहाँ पर सब जीरो टेम्परेचर भी रहता है, और राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पर 45 डिग्री से ऊपर 45 से 50 तक तापमान चला जाता है, और जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ बारिश हो रहा इतनी होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे जो है बहुआयामी देश में आपको एक ऐसी मशीन की आवश्यकता है जो कि हर जगह अपना रोल प्रकट कर सके। और जहां तक स्टेल्थ की बात है, ये सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। और जो J-20 चाइना की बात हो रही है वो 5th जनरेशन है। फिर जो उसकी J-20 की जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं वो बड़ा हतप्रभ के प्रति है कि जो चाहते थे वो उसको अचीव नहीं कर पाए, जो स्टेल्थ का एलिमेंट था वो अचीव नहीं कर पाए। और अभी हाल ही में हमारे भारतीय वायु Su-30 ने J-20 ने उसको 240 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा। वो एक क्लेम करते हैं कि इसका आकार इतना छोटा है कि वो 0.1 स्क्वायर मीटर के बराबर है, और अगर गणित के हिसाब से जाएं तो 0.1 स्क्वायर मीटर को टारगेट को आप मुश्किल से 60-70 किलोमीटर ज्यादा पकड़ सकते हैं, और हमने इसको 240 किलोमीटर पकड़ा। इसकी तकनीक को समझना इसमें आसान नहीं। जो स्टेल्थ एलिमेंट है वो गायब है। ठीक है, दीपक जी आपके पास आऊंगी। क्या आपको नहीं लगता ऐसे समय में जब माहौल ऐसा है, जो दुश्मन देश है, नेपाल को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि नेपाल से भी विवाद चल रहा है, चीन से भी विवाद चल रहा है, पाकिस्तान से तो लगभग रहता ही है, तो ऐसे समय में राफेल का देश में आना वाकई बहुत खुशी की बात है, और ये एकदम सही एग्जैक्ट सही समय है। देखिए मोनिका जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरह से हमारे हालात हैं, सीमाओं पे तनातनी का माहौल चल रहा है कई देशों के साथ, तो उस वक्त राफेल का आना स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ये आज अचानक से नहीं हुआ है, हमें ये भी देखना पड़ेगा, इसके पीछे जाना भी पड़ेगा कि किस सरकार ने कितना इसके लिए एफर्ट किया था, कब कब इसको लाने का प्रयास किया गया। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कहीं हम देर तो नहीं कर दिए लाने में, ये भी एक सवाल उठता है। तो खुशी में कहीं कोई कमी नहीं है, परंतु सरकार से सवाल करना कि वो एक पहलू हो सकता है हम लोगों का और आपका भी बनता है। तो राफेल में बहुत सारी खूबियां हैं, एयर टू ग्राउंड, ग्राउंड टू एयर, एयर टू एयर, सारी मिसाइलें इसमें अपलोडेड हैं, और इतनी सारी खूबियां हैं कि जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप सवाल करें, लेकिन आज जो समय है, आज का जो दिन है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है सवालों के लिए, क्योंकि आज का दिन सेलिब्रेशन के तौर पर देखा जा रहा है। और जैसे कि सभी कह रहे हैं, ठीक है शिकायतें हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग समय, एक अलग दिन हम डिसाइड करेंगे और इस पर हम डिबेट करेंगे। आपकी पूरी बात मैं सुनूंगी। हमारे साथ मेजर मोहन भी है, आपके पास आऊंगी। मेजर, क्या लगता है आपको किस तरह से जो राफेल है वो किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, वो स्पेशल क्वालिटी उसके अंदर? एक तो मोनिका, जो अभी डॉक्टर पांडे ने भी बोला था, ये सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, मतलब ये अपने बिना दुश्मन को दिखाई दिए ये अपने वार कर सकते हैं। दूसरा, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए गेम चेंजर होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो उतनी ज्यादा दूर तक उतना ज्यादा फ्यूल और एमिनिशन ले जा सकता है, और उतनी दूर तक वो चल भी सकता है, और उतनी देर एयर में सस्टेन भी कर सकता है। तो इसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट इसका है कि 22,000 kg से अराउंड 34,000 kg तक ये अपना वेट ले सकता है, जो कि मेरे ख्याल से दुनिया में शायद ही किसी एयरक्राफ्ट के पास, हालांकि J-20 में वो इससे ज्यादा बोलते हैं, अराउंड 38,000 है।
लेकिन ग्राउंड पे वो अभी तक प्रूव हो नहीं पाया है। उसके जो स्पेसिफिकेशन उन्होंने जैसा कि क्लेम करते हैं कि अब तक प्रूव हो नहीं पाए, क्योंकि ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है और इसमें इस तरह की जो स्पेसिफिकेशन है ये ऑल ओवर वर्ल्ड प्रूवन है। ये एयरक्राफ्ट फ्रेंच एयरफोर्स काफी दिनों से यूज करते हैं और इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसमें जितने भी एयर शोज हैं या जिस तरह के उन्होंने स्पेसिफिकेशन ये इसमें अपने जितने भी अपने वॉर गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, इसमें प्रूव कर दिया कि अब इस एयरक्राफ्ट ने अपनी वर्थ प्रूव कर। जो आप गेम चेंजर होने की बात कर रहे हैं, देखिए प्लानिंग किया गया है। एक जो हमारी जो S-400 मिसाइल जो हमारे पास रशिया से आ है, अगर उसको इस एयरक्राफ्ट से क्लब कर देते तो एक बहुत बड़ा एक लीगल वेपन जिसको ब्रह्मास्त्र जिसको आप बोल सकते हैं, धर्मशस्त्र, ये ब्रह्मास्त्र इसको बोलते कि अगर उस एयरक्राफ्ट का स्पीड देखिए जो भी आजकल के एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तान के पास हो या फिर चाइना के पास हो, ये सब कैपेबल हैं न्यूक्लियर वारहेड्स को कैरी करने के लिए। डॉक्टर डी के जी सॉरी मोनिका, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर डी के पांडे के पास जा रही थी। डॉक्टर डी के पांडे, क्योंकि वो हमारे साथ फिलहाल अभी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, वापस आपके पास आऊंगी। मेजर मोहन, ये 4.5 जनरेशन क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आम जन नहीं समझते हैं और जो दर्शक इस वक्त प्राइम न्यूज को देख रहे हैं उनको जरा विस्तार से समझाइए ये 4.5 जनरेशन क्या है, क्योंकि इसी जनरेशन का माना जा रहा है कि ये राफेल फाइटर जेट है, तो क्या है ये? देखिए, एयरक्राफ्ट को आप जनरेशन में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह जनरेशन। अब तक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट अब तक आया है। तो अब तक के जो एयरक्राफ्ट हमारे पास अवेलेबल है वो 3rd या 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट। जब एक जनरेशन चेंज होता है, जैसे कि आप 3G से 4G आते हैं या 4G से 5G पे जाते हैं, तो एक जनरेशन चेंज इस तरह के एयरक्राफ्ट है। बिकॉज जब वो आप चेंज ऑफ जनरेशन में कि आप एक नया टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, वो एब्सोल्युटली पुरानी टेक्नोलॉजी से नया टेक्नोलॉजी है, एब्सोल्युटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि सबसे शक्तिशाली, सबसे उन्नत और सबसे आधुनिक चीज। हाँ, और ये जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उससे थोड़ा पीछे आप इसको कह सकते हैं, इसलिए हम इसको 4.5 जनरेशन तक उन दोनों के बीच का ये एयरक्राफ्ट कहेंगे। आज की जनरेशन का फाइटर जेट, आज की जनरेशन, आज की जरूरत है कि हमको रेडी टू मूव है, रेडी टू यूज एयरक्राफ्ट मिला है, तो ये आज की जनरेशन की जो बेस्ट एयरक्राफ्ट है वो एयरक्राफ्ट। तो ये मेरे ख्याल से रशिया, फ्रांस के अलावा ये किसी से भी अब तक शेयर नहीं किया, अपनी एयरफोर्स के अलावा ये एयरक्राफ्ट किसी और उससे शेयर नहीं की गई है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो दीपक झा बिल्कुल, दीपक झा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपके सवालों को आप आज परे रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने कहा कि आपके सवालों के लिए एक अलग से हम समय निर्धारित करेंगे, एक अलग से डिबेट भी हम निर्धारित करेंगे, लेकिन आज आप अपनी खुशी जाहिर कैसे करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है आप भी भारतवासी हैं, किस तरीके से देखते हैं आज का दिन? देखिए, जिस तरीके से पूरा देश खुशी जाहिर कर रहा है, उस खुशी में कहीं ना कहीं चाहे सेना का हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पत्रकार हो, सारे लोग शामिल हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो इतनी सारी खूबियां हैं इस प्लेन में, इसको आपने भी बताया, मेजर मोहन जी ने भी बताया, तो इन खूबियों के साथ हमें देखना पड़ेगा कि हमारी सेना कितनी ताकतवर हो गई है। हम दुश्मन को कभी भी नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज सवाल करने का समय, जैसा आपने बोला कि नहीं है, तो ठीक है, मैं अपने सवालों को आज, लेकिन शब्द ना बड़ा खतरनाक है। लेकिन मैं वही नहीं कहा कि सवाल आज नहीं करेंगे, आप चिंता मत करिए मोहन जी, आज सवाल करने का दिन नहीं है, आज सेलिब्रेट करिए
आपके साथ और हमारे साथ पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन इसकी खूबियां बहुत ज़्यादा है, इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ा देता है, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्लेन के साथ दुश्मन हमारी तरह एक बार नहीं कम से कम 100 बार सोचेंगे कि भारत की तरफ आंख उठा के देखा जाए। ये सारी बातें बिल्कुल अकाट सत्य है, इसको कोई नहीं काट सकता है। और आज मैं इसी बात को बोलना चाहूंगा कि इसके आने के बाद हमारी सेना, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और इसका क्रेडिट हर एक हिंदुस्तानी को जाता है, हर एक देशवासियों को जाता है। बिल्कुल दीपक जी, समय की कमी है इसलिए आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। तमाम हमारे जो गेस्ट थे, दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे, मेजर मोहन कुमार डिफेंस एक्सपर्ट, अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर डीके पांडे हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज से एक नया युग शुरू हो चुका है और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज भारत की सरजमीन पर राफेल ने लैंडिंग की और आज से ही भारत की आसमानी ताकत होगा राफेल, यानी कि आंख दिखाओगे तो मारे जाओगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।